छात्रों पर कोरोना का असर, देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट पॉजिटिव, सबसे ज्यादा 1700 महाराष्ट्र के। शादियों में शामिल होने वाले बने सुपर स्प्रेडर। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, बेहद खतरनाक, कई देशों में मिले इसके लक्षण। एनएफएस सर्वे में आया सामने, घरेलू हिंसा के लिए महिलाएं खुद राजी। तेलंगाना आंध्र की 80% से ज्यादा महिलाओं ने पति से मार खाने को बताया जायज। किसान आंदोलन में बैकफुट पर सरकार, झुकने के बाद भी किसान अड़े, सरकार की पशुपेश बढ़ी। और गगनयान मिशन अगले साल होगा शुरू, जनवरी में रवाना होंगी 2 मानव रहित उड़ानें। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना का संक्रमण फिर से चिंताजनक हालात पैदा कर रहा है। 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिन में 2400 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1700 स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। संक्रमित होने वाले ज्यादातर छात्र शादी पार्टियों में या तो खुद शामिल हुए थे या फिर उनके परिजन किसी कार्यक्रम में वापस लौटे थे। इधर कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट की संख्या 182 हो गई थी। एक दिन पहले वहां 66 मेडिकल स्टूडेंट संक्रमित मिले थे। खास बात यह है कि सभी फुली वैक्सीनेटेड थे, यानी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। कॉलेज के हेल्थ ऑफिसर्स ने कहा कि कुछ दिनों पहले फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की गई थी, उससे ही कोरोना फैला होगा। वहीं बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज के 12 स्टूडेंट्स गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पिछले 1 महीने के अंदर 408 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों में 50 टीचर भी शामिल है। इससे पहले 29 अक्टूबर को राज्य में 65 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसकी वजह भी साफ है, कोविड नियमों में बरती जा रही लापरवाही भी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। लोग अब मास्क पहनने में भी कोताही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो अब पालन हो ही नहीं रहा है। इधर साउथ अफ्रीका से नए वेरिएंट मिलने पर विश्व भर में खलबली मच गई है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका में पिछले 1 हफ्ते में नए केसेस 200% तक बढ़ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से निकलकर ये वेरिएंट हांगकांग, इजराइल और बोत्सवाना तक पहुंच गया है। वैज्ञानिक इसे एक डरावना और अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट कह रहे हैं। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन यानी B11529 नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि वेरिएंट के कुल 50 तरह के म्यूटेशन है, जिसमें से 30 इसके स्पाइक प्रोटीन में है। इसी वजह से इसे डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के केस मिले थे। वहां अब तक इस वेरिएंट से 77 लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। बोत्सवाना में भी 4 लोग इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड मिले हैं। चिंता वाली बात यह है कि बोत्सवाना में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। साथ ही हांगकांग में भी इस नए वेरिएंट के 2 केस मिले हैं। फिलहाल दोनों मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और निगरानी की जा रही है। इजराइल में भी इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड 1 केस की पुष्टि हुई है। इन्फेक्टेड व्यक्ति दक्षिण अफ्रीकी देश मलावी से लौटा है। चिंता वाली बात यह है कि वेरिएंट के 50 म्यूटेशन है। म्यूटेशन एक गुच्छे की तरह है और पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह अलग है। साथ ही 30 म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में है, यानी अगर स्पाइक प्रोटीन अलग अलग होगा तो इस वेरिएंट पर वैक्सीन के भी असरदार नहीं होने की भी आशंका है। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले 1 हफ्ते में नए केसेस में 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को वजह माना जा रहा है। साथ ही बोत्सवाना, इजराइल और हांगकांग तक फैल भी चुका है। वेरिएंट से बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने और जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, इसलिए इन देशों से यात्रा करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री रिस्क की कैटेगरी में रखे जाएं। अब एक
महिलाओं से जुड़ी खबर है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक तरफ उनके अधिकारों की बात हो रही है, घरेलू हिंसा पर कानूनों को और कठोर किए जाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस सर्वे के तहत तेलंगाना जैसे राज्य में 83.8% महिलाओं ने खुद माना है कि पति द्वारा उनको पीटा जाना सही है। इसके अलावा कर्नाटक के 81.9% पुरुषों की भी यही राय है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ओर से जम्मू कश्मीर समेत 18 राज्यों की महिलाओं और पुरुषों की घरेलू हिंसा पर राय ली गई है। इन राज्यों में असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल शामिल है। सर्वे में महिलाओं व पुरुषों को शामिल किया गया था। सभी से एक सामान्य प्रश्न किया गया कि आपकी राय में क्या पति का अपनी पत्नी को पीटना या मारना जायज है। इस सर्वे में कई तरह की परिस्थितियों को भी शामिल किया गया था, जिसमें लिखा था कि आपकी राय में पति द्वारा पत्नी को पीटना कब जायज है। यह सर्वेक्षण 2019 से 2021 के बीच हुआ, जिसके नतीजे बीते बुधवार को जारी किए गए। इसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना के 83.8% महिलाओं ने माना कि पति द्वारा उनको पीटा जाना सही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस सवाल पर महिलाओं की सहमति सबसे कम थी, या फिर सिर्फ 14.8% महिलाओं ने घरेलू हिंसा को जायज बताया। इसके अलावा सबसे ज्यादा कर्नाटक के पुरुषों ने 81.9% से इसे जायज ठहराया, तो हिमाचल के सिर्फ 14.2% पुरुषों ने घरेलू हिंसा को सही बताया। हालांकि ये हैरान करने वाला सर्वे है। 2018 में भी इसी तरह का सर्वे के नतीजे जारी किए गए थे। ये सर्वे 2015 से 2016 के बीच पूरा हुआ था। इसके अनुसार तब 52% महिलाओं का मानना था कि पति के लिए अपनी पत्नी को पीटना उचित है, जबकि केवल 42% पुरुष इसे सहमत थे। लेकिन ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और अब किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। 3 कृषि कानूनों पर राजनीति का पहिया उल्टी दिशा में घूम गया है। पहले अडिग दिखने वाली सरकार न सिर्फ कानून वापस लेने के बाद भी सियासी मैदान में बैकफुट पर है, जबकि किसान संगठन फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। सरकार की उम्मीदों के विपरीत कानून की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के बदले पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हो गया है। कानून वापसी की घोषणा के बाद भी सरकार नाराज किसानों को मनाने के लिए जद्दोजहद में जुड़ी हुई है, जबकि किसान संगठन सरकार को और अधिक झुकाकर दूसरी मांगों पर भी मुहर लगवाना चाहते हैं। सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किसान आंदोलन को खत्म करने में जादू की छड़ी की भूमिका निभाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। अब किसान ज्यादा संगठित नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी की घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के दौरान उनके नाम पर स्मारक बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर कानून वापसी की घोषणा ने किसान आंदोलन को नई मजबूती दी है। कृषि कानूनों के बाद सरकार बैकफुट पर है, तो किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। पहली बार दबाव में आई सरकार को किसान संगठन और दबाव में लाना चाहते हैं। सरकार को शीतकालीन सत्र में विपक्ष के मुश्किल सवालों से जूझना है। शुरुआती लापरवाही के कारण पंजाब से शुरू आंदोलन का दायरा फैलता चला गया और इसकी तपीश हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक महसूस की जाने लगी। इनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक है। गन्ने की कीमतों के मुद्दे पर किसान पहले से नाराज थे। किसानों की यह नाराजगी आंदोलन के समर्थन में तब्दील हो गई। कृषि कानून को वापस लेने का फैसला सारे दांवों के असफल रहने के बाद लिया गया। सरकार को उम्मीद थी कि लंबा खींचने के कारण ये आंदोलन शाहीन बाग की तर्ज पर खत्म हो जाएगा। उम्मीद ये भी थी कि आगे चलकर ये लड़ाई छोटा किसान बनाम बड़ा किसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब चुनाव सिर पर है और भाजपा सुन्न सी हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव भाजपा और सरकार के लिए अहम है।
आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र वहीं पश्चिम यूपी है, जहां पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को इस क्षेत्र की 110 सीटों में से 88 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। भाजपा नेतृत्व तब सतर्क हुआ जब उसे उत्तराखंड में नकारात्मक प्रभाव की रिपोर्ट मिली। राज्य के देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की 30 सीटों में से 19 पर किसानों का व्यापक प्रभाव है। यहाँ एक बात यह भी है कि भाजपा पंजाब में अलग थलग पड़ गई है। अकाली दल ने राजग से नाता तोड़ लिया। किसानों के विरोध के कारण पार्टी के नेताओं का क्षेत्रों में निकलना मुश्किल हो गया। कानून वापसी के बाद अब अकाली दल के फिर से साथ आने या अमरिंदर सिंह के रूप में नया साथी मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित उड़ानें अगले साल जनवरी में रवाना होंगी। वहीं इंडियन क्रू को ले जाने वाली तीसरी उड़ान साल 2023 में रवाना होगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की पहली भारतीय क्रू को ले जाने वाली उड़ानें आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर अगले साल 15 अगस्त को की जाने वाली थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने साल 2018 में की थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते सिस्टम, सब सिस्टम के निर्माण और ट्रायल में देरी हुई। इसके साथ ही क्रू की ट्रेनिंग भी प्रभावित हुई, जिसके चलते मिशन में देरी हो गई। जितेंद्र सिंह उम्मीद कर रहे हैं कि मानव युक्त उड़ान देश के गहरे समुद्र में मिशन के साथ मेल खाएं। समय ऐसा होना चाहिए कि हम एक आदमी को अंतरिक्ष में भेज दें और साथ ही एक आदमी को समुद्र में 5000 मीटर नीचे भेज दें। उन्होंने कहा कि गहरे समुद्र में खोज अभियान थोड़ा पीछे चल रहा था, लेकिन अब यह गति पकड़ चुका है और हम पहले ही एक मॉड्यूल का परीक्षण कर चुके हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समुद्रयान मिशन के तहत विकसित एक मॉड्यूल अक्टूबर के अंत में चेन्नई तट से 600 मीटर गहराई में जाकर डूब गया था। इंसानों के साथ मिशन को भेजने से पहले एक मानव रहित मॉड्यूल का परीक्षण 5000 मीटर से अधिक की गहराई पर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हमारा मानव रहित वाहन अब जाने के लिए तैयार है। मानव रहित मिशन के लगभग 1.5 साल या 1.5 साल बाद हम इंसानों को भेजने के लिए तैयार होंगे। कोरोना महामारी के कारण और उसके बाद भारत के अंतरिक्ष मिशन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत ने पिछले 2 वर्षों में केवल 4 लॉन्च मिशन किए हैं। इसकी तुलना में चीन ने इस साल ही कम से कम 40 मिशनों को अंजाम दिया है और एक वैश्विक रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे?
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।